जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस देख चुके हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से ये सीरीज़ जो है हमारी 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी ये हम चला रहे हैं। आप अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस शॉर्ट टाइम में कैसे यूजीसी नेट की तैयारी करें इस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में तार सप्तक के कवियों की। तार सप्तक हो गया, दूसरा सप्तक हो गया, तीसरा सप्तक हो गया, ये सारी चीज़ें हम इनमें देखेंगे। तो पहला है, आज हम देखेंगे तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियाँ। यहाँ पे कवि का नाम है और ईस्वी में उनका सन दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी कृतियाँ हैं और कृतियों के साथ भी वहाँ पे उनका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, 1911 से लेकर के 1987 ईस्वी। इनकी जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यल्म 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरे ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। तो ये थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचनाएं और कृतियाँ। फिर यहाँ पे है रामविलास शर्मा जी का नाम है, 1912 से लेकर के 2000 ईस्वी। इनकी कृतियाँ हैं रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, इस अकाल वेला में 1988, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी। इनकी कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाक धूल 1980। फिर है प्रभाकर माचवे 1917 से लेकर के 1991 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं मेपल 1965, स्वप्नभंग और अनुक्षण। इसके बाद है नेमी चंद्र जैन 1919 से 2005 ईस्वी। रचना है, कृतियां हैं एकांत 1973, अचानक हम फिर 1999। इसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर 1919 से लेकर के 1994 ईस्वी। इनकी कृतियां हैं मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान 1955, शिलापंख चमकीले 1961, जो बंध नहीं सका 1968, भीतरी नदी की यात्रा 1975, छाया मत छूना मन 1978, साक्षी रहे वर्तमान 1979, मैं वक्त के हूँ सामने 1990, मुझे और अभी कहना है 1991, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर। इसके बाद है भारत भूषण अग्रवाल जी 1919 से 1975 ईस्वी। इनकी कृतियां हैं छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, ओ अप्रस्तुत मन 1958, कागज के फूल 1963, एक उठा हुआ हाथ 1970, उतना वह सूरज है 1977, अनुपस्थित लोग और अग्नि लीक। तो दोस्तों ये थे तार सप्तक के कवि। अब बात कर लेते हैं तार सप्तक के कवियों पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे भाषा, समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञे के जो कथन हैं वो देख लेते हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक प्रसिद्ध मानते हैं। ये कथन क्या है? ये अज्ञे जी के कथन हैं। व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं।
इसके बाद है कि उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। अज्ञेय के संदर्भ में विद्वानों के जो कथन है वो देख लेते हैं। कभी कभी ये कथन भी पूछ लेता है कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सर्जनात्मकता की सबसे गहरी चिंता अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय की प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। ये बच्चन सिंह का कथन है। इसके बाद है कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। ये कथन है विजय देव नारायण शाही जी की। अब है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता तथा ठेठ देशी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है प्रतीकात्मक रूप से रखा है। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित लंबी कविता है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के जो विचार हैं वो देख लेते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता तापी दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ये कथन है शमशेर बहादुर सिंह का। अंधेरे में एक लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अस्मिता की खोज कहा है अंधेरे में किसने कहा है? अंधेरे में रचना को अस्मिता की खोज नामवर सिंह ने। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है अंधेरे में कविता को रामविलास शर्मा ने। अंतःस्थल का विप्लव कहा है निर्मला जैन ने। आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है इंद्रनाथ मदान ने। और लावा कहा है प्रभाकर माचवे ने। वह काव्य नायक संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है शक्ति का पुंज है किंतु फटेहाल है क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़चरित और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। यह कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। मुक्तिबोध के संदर्भ में विद्वानों के जो मत हैं वो ये हैं कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कविता के लिए नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। ये कथन है नामवर सिंह का। फिर है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये भी कथन नामवर सिंह का है। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। फिर है कि किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास ना हो
मुक्ति बोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास हैं, ये श्रीकांत वर्मा का कथन है। अज्ञेय और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। मुक्ति बोध खबर के या भयानक बात के हैं, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बाद के जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्ति बोध ही हैं। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। मुक्ति बोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्ति उन्हें मान्य नहीं है। ये कथन बच्चन सिंह का है। फिर है कि मुक्ति बोध फंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। ये कथन मैनेजर पांडे जी का है। फिर है कि मुक्ति बोध एक कठिन समय के कठिन कवि हैं। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष में पाया और कविता में चरितार्थ किया। ये कथन अशोक वाजपेयी का है। फिर है कि उनकी भाषा अनपढ़ तेजोदीप्त भाषा है। ये कथन है निर्मला जैन का। तो दोस्तों ये था तार सप्तक के बारे में। अगली वीडियो में लेकर आते हैं दूसरा सप्तक के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह से तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।